नमस्कार साथियों, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपका अपना स्टडी चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आज हम भारतीय संविधान की विषय वस्तु की शुरुआत करने जा रहे हैं और किसी भी विषय वस्तु की शुरुआत करने से पहले उसकी पाठ्यक्रम का जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यह किसी भी परीक्षा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या कहाँ कहाँ से इस विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, कौन कौन से पाठ्यक्रम से अधिक प्रश्न आते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक क्रम पर घटना इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान एक दिन की उपज न होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। इसकी जड़ें वट वृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई है। इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होकर भारत शासन अधिनियम 1947 तक चलता है। जैसे संविधान का ऐतिहासिक क्रम की हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी का चार्टर, 1726 का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्लिमेंटो सुधार, 1919 का मोंटेग्यू चेसमफोर्ड सुधार जिसे भारतीय परिषद अधिनियम की संज्ञा भी दी जाती है, 1935 भारत शासन अधिनियम जिसने भारत के संविधान में सर्वाधिक भूमिका निभाई, 1940 में अगस्ता प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1945 में वेवेल योजना, 1946 में कैबिनेट मिशन जिसके माध्यम से भारतीय संविधान की बनने की शुरुआत की गई, और 1946 का अंतरिम सरकार का गठन जिसने संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया गया, 1947 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना जिसने भारत को जिस योजना के माध्यम से भारत की आज़ादी की घोषणा की गई, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके माध्यम से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने का गणतंत्र दिवस के रूप में हम 26 जनवरी 1950 के रूप में बनाते हैं। भारत के ऐतिहासिक क्रम से कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उनमें से दे देगा कि 1773 में कौन सा एक्ट आया, या 1813 में इस एक्ट के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए, 1947 के द्वारा कौन सा भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कौन से प्रावधान किए गए, 1946 में कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे। इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद हम भारत के संविधान में एंटर करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान को पढ़ते समय हमें उद्देशिका का पढ़ना आवश्यक होता है। उद्देशिका जो किसी भी पुस्तक का मूल सार होता है, उसमें उस पुस्तक की सभी, या कह सकते हैं कि पूरी पुस्तक का सार होता है। उद्देशिका यह भारतीय संविधान का एक भाग है जिसे प्रारंभ में तो भाग नहीं माना गया, परंतु कुछ समय बाद संशोधन करके इसे भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया। फिर उसके बाद हम भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र में आते हैं, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाएं, उनके नामों में परिवर्तन, उनकी भौगोलिक स्थिति आदि की जानकारी का होना आवश्यक होता है, या उसी की जानकारी भाग 1 में दी गई है। फिर भाग 2 में एंटर करते हैं, जिसमें नागरिकता, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, या अगर वह किसी
अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह जैसी, तो उनकी नागरिकता को छीना भी जा सकता है। बहुत सारी प्रकारों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या छीनी जा सकती है। फिर उसके बाद भाग 3 में हम आते हैं, जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह क्यों आवश्यक है? यह किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायक भूमिका निभाते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के इसी तरीके के कार्य करने में अनिवार्य हो जाते हैं, क्योंकि इनके अधिकारों के अभाव के बिना व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका से संरक्षण प्राप्त होते हैं। यह लोकतंत्र में अगर इनका अभाव होता तो सिर्फ मात्र कोरी कल्पना होती। लोकतंत्र में इन परिस्थितियां अथवा सुविधाओं का बोध होता है, जो व्यक्ति में अंतर्निहित शक्तियां को विकसित करने और उसे अपने व्यक्तित्व में पूर्णता प्रदान करने के लिए सामान्य रूप से अपरिहार्य मानी जाती है। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। यह नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से राज्य के कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह राज्य मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां या किसी सरकार की अपनी नीतियों का संचालन करती है। इससे यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, जो किसी व्यक्ति के मूल कर्तव्य होते हैं, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य होते हैं। इन्हें सभी व्यक्तियों को मानना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। भाग 5, कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियम व कानूनों का क्रियान्वयन करना। वैसे भाग 5 सरकार द्वारा या संसद के द्वारा, इसमें यह तीन भागों में बटा होता है: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन तीनों के कार्य स्वतंत्र होते हैं या इन तीनों के कार्य अपने अलग अलग होते हैं। विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को क्रियान्वयन कराना। और न्यायपालिका का कार्य होता है कार्यपालिका व विधायिका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा, इस तरीके के कार्य कार्यपालिका या भाग 5 में किया जाता है। कार्यपालिका का निर्माण संघीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर होता है। राष्ट्रपति इस कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भाग 6, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका भी संघ की कार्यपालिका के समान ही होती है, क्योंकि यह भी 3 भागों में बटी होती है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों के कार्य भी समान रूप से संघ के कार्य के समान ही होते हैं। फिर हम भाग 7 में आते हैं। भाग 7 जो पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र होते हैं, राज्य क्षेत्र के भाग 6 में जो राज्य क्षेत्र वर्णित है, भाग 7 में उसका अध्ययन करते हैं। भाग 8 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिन्हें हम यूटी बोलते हैं। भाग 9 पंचायत। भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र इत्यादि। भारत के संविधान में 22 भाग थे, जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया है। बहुत सारे संशोधन संविधान के माध्यम से किए जाते हैं। यथा समय पर यह संशोधन किए जाते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आइए अब एक बार और इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले भारत का ऐतिहासिक क्रम
की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकारों का सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यपालिका, भाग 5, भाग 6, यह भी इस पोर्शन से भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए एक बार हम भारतीय संविधान की आधारभूत समझ पर चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान में क्या क्या वर्णित है। भारत का संविधान किन किन वस्तुओं की चर्चा करता है। आप देखोगे आप संविधान की विषय वस्तु को जब पढ़ोगे, आप पाओगे भारत का संविधान सिर्फ 3 विषय वस्तु, राज्य, व्यक्ति और सरकार, सिर्फ इन तीनों पर ही अपनी चर्चा कर रहा होगा। राज्य में क्या क्या आता है। राज्य में सबसे सर्वप्रथम कोई भौगोलिक क्षेत्र, किसी राज्य का भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। उसमें जनसंख्या निवास करती हो, जनसंख्या निवास संख्या का होना आवश्यक है। अगर जनसंख्या होगी तो उसको संचालन करने के लिए कानून व्यवस्था। उसके बाद सरकार, उसके बाद हम सरकार जैसे कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं। विधायिका, मैंने आपको पहले बताया विधायिका का कार्य क्या होता है। कार्यपालिका का कार्य भी मैंने आपको बता दिया। और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना। ये कानून संघ के अलग हो सकते हैं, राज्य के अपने अलग हो सकते हैं। संघ, केंद्र और राज्य के अपने अलग हो सकते हैं। इन कानून निर्माणों का संघ राज्य सूचियों के माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका अलग हो सकती है, राज्य की कार्यपालिका अलग हो सकती है। केंद्र की अलग और राज्य की कार्यपालिका अलग हो सकती है। केंद्र में जैसे लोकसभा, कार्यपालिका के नाम लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और प्रथम सदन या द्वितीय सदन। बताइए आप। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। यह द्वितीय सदन, यह प्रथम सदन इसलिए क्योंकि इसमें जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित व्यक्तियों का चुनाव, जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। और द्वितीय राज्यसभा को इसलिए क्योंकि इसमें जो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में हर विषय वस्तु का अपना अलग अलग महत्व है। वह अब आते हैं न्यायपालिका, जो तीसरा स्तंभ है सरकार। न्यायपालिका
न्यायपालिका, न्यायपालिका सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, राज्य में हाई कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। फिर इसके बाद व्यक्ति, भारत के संविधान में व्यक्ति का अक्सर जिक्र होता रहा है, क्योंकि सरकार या राज्य जनसंख्या निवास करती है किसी राज्य में, और सरकार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में को ध्यान में रखकर ही कार्यपालिका या विधायिका विधि निर्माण करते हैं। व्यक्ति में भारत के नागरिक भी होंगे प्लस और विदेशी नागरिक भी होंगे। विदेशी नागरिकों के लिए अलग नियम होंगे और भारतीय नागरिकों के अधिक अधिकार होंगे। जैसे अब हम इसका जुड़ाव देखते हैं। भाग तीन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या, मूल कर्तव्य है। और जैसे कि हमने देखा था, इन व्यक्ति, राज्य और सरकार, इन तीनों का भारतीय संविधान में परस्पर आपस में एक दूसरे को ध्यान में रखकर ही विधियों का निर्माण किया जाता है। चलिए आज हम अपनी विषय वस्तु को यहीं पर विराम लगाते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपको भारतीय हिंदी दिवस की 14 सितंबर के उपलक्ष्य में भारतीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारतीय संविधान की विषय वस्तु को मेरे द्वारा सिर्फ एक आधारभूत क्लास के तौर पर थी। मैं इससे आगे का पार्ट आपको जल्द ही वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।